बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मार्च है और दिन है जुमे का। दो आम इशूज़ पर बात करेंगे। पहली बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, इमरान खान साहब ने कौन सी डेडलाइन दी है और तंजीमी तौर पे क्या वो तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं पार्टी के अंदर, इस पर बात करेंगे। और दूसरा, किराए के कातिल और जो एक इंकशाफ हुआ है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में जिसके बड़े चर्चे हैं इस वक्त, उस पर भी बात करेंगे। PTI की इस वक्त इंटरनल सूरत हाल ये है कि ग्रुपिंग बहुत शदीद है, आपस में इख्तलाफात बहुत शदीद हैं। मुसलसल मैं आपको इस हवाले से अपडेट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा, यानी जो ग्रुप खान साहब को मिलने जाता है वो दूसरे की शिकायत लगा के आता है। मुतज़ाद बातें आ रही हैं। मसलन मेरी दो लोगों से बात हुई और एक से मेरी बात हुई। मैंने कहा पंजाब के हवाले से इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा इमरान खान साहब कहते हैं कि फ़ौरी तौर पे मियां असलम इकबाल साहब को और हमाद अज़हर साहब को आप मंज़िल आम पर आ जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पंजाब जो है, जो वहाँ पे हमें एजुटेशन करनी चाहिए या जो मैंडेट वहाँ पे चोरी हुई उस पर जो आवाज़ उठानी चाहिए वो नहीं उठाई जा रही। तो उसकी वजह यह है कि कोई लीड करने वाला नहीं है, तो इन दोनों को फ़ौरन मंज़िल आम पर आ जाना चाहिए। फिर मैंने किसी और से पूछा, उनकी भी रसाई है और उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, खान साहब ने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, और अगर खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी होती तो अब तक हमाद अज़हर साहब जो हैं और मियां असलम इकबाल साहब मंज़िल आम पर आ गए होते। फिर मैंने तीसरी जगह बात की। उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब ने हमाद अज़हर साहब के हवाले से तो ये नहीं कहा कि वो आएँ, लेकिन मियां असलम इकबाल साहब के हवाले से वो चाहते हैं कि वो मंज़िल आम पर आ जाएँ। तो ये इस वक्त PTI के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, इसलिए मैं कोई इसलिए एक बात नहीं कर रहा क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ बातें हैं और ग्रुपिंग अरूज के ऊपर है। एक दूसरे की सही जड़ें काटी जा रही हैं, सही एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुहिम चलवाई जा रही है, सोशल मीडिया के एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुहिम लॉन्च करवाई जा रही है। लेकिन जो चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हैं इस सब में वो ये हैं कि बहुत ज़्यादा इस वक्त इश्यूज़ हैं जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो चीज़ें नहीं हो रही, और आपस के इख्तलाफात की वजह से फ़ोकस वहाँ पर नहीं है। जैसे आप चार चीज़ें अब सामने आई हैं PTI के हवाले से। पहला ये कि PTI ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब बल्ला छीना उसके बाद अब उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के बाद उन्होंने वो सारा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक PTI को सर्टिफिकेट नहीं दिया। सर्टिफिकेट वो देंगे तो बल्ला उनके पास आ जाएगा, सर्टिफिकेट नहीं देंगे बल्ला नहीं आएगा। इस पे PTI का कोई फोकस नहीं था। मेरी आज इनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि कल शायद इस हवाले से रिट जो है वो हाई कोर्ट में दायर की जाए और उनको कहा जाए कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दें और कि फौरी तौर पे हमें सर्टिफिकेट फराहम करें, क्योंकि अगर PTI को बल्ला मिल जाता है वापस तो फिर PTI के लोग ज़िमनी इंतखाबात बल्ले पे लड़ेंगे। PTI बतौर पार्लिमानी पार्टी बहाल हो जाएगी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसमें जम हो सकती है, यानी इतना अहम मामला है। फिर दूसरा, अभी तक तहरीक इंसाफ कोई एक लिस्ट जारी नहीं कर सकी कि इनके सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केसेस हैं और उन केसेस का क्या बना है, कौन सा केस कब से पेंडिंग है। और इन पार्टी के अंदर ये बात हुई थी कि हमें कंपैरिजन जारी करना चाहिए और दो वकला को टास्क भी दिया गया, उन दोनों ने नहीं किया। और वो ये कहा गया था कि हमें एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ का केस कब सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया, कितने दिनों में वो तायात नायली वाला और ख़त्म किया। PTI के केसेस कौन कौन से 10 से 13 केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, जो जिनमें से अगर 3 भी PTI के हक में आ जाते हैं तो PTI को बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन कोई ऐसी ना लिस्ट जारी की गई है। फिर एक इमरान खान साहब ने कहा कि मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए और आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज इस सब पर प्रेशर बढ़ाएं कि वो जो PTI के पेंडिंग केसेस हैं वो लगाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिर एक और बड़ा तजाद है, PTI के बहुत से लोग बाहर आकर ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया कि एनफ इज़ एनफ। जस्टिस काजी फाइज इसा साहब को PTI के हवाले से, इमरान खान के हवाले से कोई केस नहीं सुनना चाहिए क्योंकि वो बहुत बाइस्ड हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है 5 रुकनी बेंच का, जिसमें कहा गया था कि काजी फाइज इसा साहब इमरान खान के हवाले से कोई केस ना सुने। लेकिन हामिद खान साहब ने कल रात शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कहा है कि हम चीफ जस्टिस के कमीशन जो एक हम मुतालबा कर रहे हैं कि धांधली पर कमीशन बनाया जाए, उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से हम एतराज़ नहीं करेंगे, वो बैठना चाहते हैं तो बिल्कुल बैठें। तो ये बहुत ज़्यादा तजादात हैं। हामिद खान साहब के हवाले से एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि वो तो मुझे कन्फर्म है, क्योंकि वो मैंने जिनसे पूछा उन पर मैं 100% एतमाद कर सकता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि PTI के अंदर एक बात हुई कि जिन 200 नशिस्तों पे धांधली हुई है, इन 200 की 200 नशिस्तों पे हमें अलग अलग 200 केस कर देने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। गो कि वो चलने ट्रिब्यूनल्स में ही हैं अब, लेकिन इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे, मामला हाईलाइट हो जाएंगे। जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, खबर लगेगी या खबर बनेगी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया, समाअत के लिए जब मुकर्रर केस होगा, फिर समाअत के मुकर्रर हो गया, आज समाअत होगी और अगर वो हमारी दरखास्त मुस्तरद होती है तो हमारा 200 बार बयान ये जीतेगा कि इमरान खान तो ये कहते थे कि काजी फाइज इसा साहब इस सारे मामले में ऑन बोर्ड हैं। और ये भी हो सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में 200 केसेस आ जाएंगे तो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट नीचे ट्रिब्यूनल्स को इंस्ट्रक्शंस दे कि आप इतने दिनों में हर सूरत में फैसला करें। ट्रिब्यूनल्स पे भी मैं आपको बता दूं
कि ट्रिब्यूनल्स का मामला यह है कि पीटीआई अभी तक जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर इनके कोई जो मेन केसेस हैं वो नहीं गए, क्योंकि ट्रिब्यूनल में जब आपने जाना होता है तो उसके लिए आपको खासी तैयारी करनी पड़ती है, एक एक चीज़ लगानी पड़ती है, केस बड़ा तगड़ा तैयार करना पड़ता है। तो अभी तक पीटीआई के लोग ट्रिब्यूनल्स में नहीं गए, जाना है जाएंगे, लेकिन अभी तक बहरहाल ट्रिब्यूनल्स में नहीं गए। अगर वो ट्रिब्यूनल्स में चले जाते हैं तो फिर ट्रिब्यूनल्स पर भी एक दबाव आ जाएगा, वो बता सकेंगे कि जी हम ट्रिब्यूनल में गए हैं, समाअत नहीं हो रही, इतने दिन हो गए, इतना अर्सा हो गया, लेकिन अभी तक पीटीआई वाले ट्रिब्यूनल्स में भी नहीं गए। तो ये इस वक्त पीटीआई की सूरत हाल है कि इमरान खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उन इंस्ट्रक्शंस पे उस तरह से नहीं हो रहा। फिर एक चीज़ मैंने ट्वीट भी की थी कि जो पंजाब में मुनहरिफ अरकान हैं जो पीटीआई से मुनहरिफ हो गए, नून लीग में चले गए, ना तो उनकी कहीं लिस्ट मौजूद है, ना उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई की गई है, ये वाला मामला है। बल्ले का जो है ये बल्ला छीनने का जो रिव्यू पिटीशन है, रिव्यू की दरख्वास्त है, रिव्यू एप्लीकेशन है, उसको मुकर्रर करवाने के हवाले से कोई अर्जेंट एप्लीकेशन नहीं दायर की गई। तो ये मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं। एक बहुत बड़ा एतराज़ ये आ रहा है कि जो पीटीआई के लोग जो 9 मई के केसेस में गिरफ्तार हुए थे, जो घरों को आ चुके हैं, उनके घरों में कोई पीटीआई का नामी ग्रामी और बंदा नहीं गया, कोई मरकज़ी लीडर नहीं गया, क्योंकि 8 फरवरी से पहले तो वो सब रूपोश थे, मजबूरन रूपोश थे, लेकिन 8 फरवरी के बाद तो वो मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उनके घरों में नहीं गया। जब मैं इमरान रियाज खान साहब की पेशी पर गया था तो मेरी बहुत से वहाँ उन कैदियों से जो रिहा हो चुके थे या जो कैद में उनसे मुलाकातें हुई, तो उनमें की अक्सरियत ने यह कहा कि हमें अंदाज़ा है कि हमारी लीडरशिप जो है उनके ऊपर भी मुश्किल टाइम था, वो हमारे पास नहीं गया, तो हमें कोई शिकवा नहीं है, लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा हमें किसी और से तवक्को है ही नहीं, क्योंकि हम तो इमरान खान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे थे, कोई आता है आए, नहीं आता ना आए। लेकिन ये अब 8 फरवरी के बाद उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं कि अब तो 90% मरकज़ी लीडर बाहर हैं, लेकिन कोई लीडर नहीं गया। फिर पीटीआई के लोगों के केसेस वहाँ पर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे, जो अभी तक 106 लोग जेल में, क्योंकि जज साहब की तकर्री नहीं हुई थी, क्योंकि वो जज नवीद इकबाल जो है उनको चेंज कर दिया गया था। मैंने आपको बताया था कि उनको क्यों चेंज किया गया है, तो उस वजह से केस नहीं लग रहे, लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं। उस पर पीटीआई चाहती तो उसी तरह से हाई कोर्ट चली जाती, जैसे ईमान मज़ारी साहिबा असदूर साहब का केस लेकर गई थी, और उनको फ़ायदा हुआ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इतना दबाव आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कल, यानी उन्होंने कहा था कि हफ्ते के दिन सुने और फैसला करें, और फिर असद तूर की जमानत भी हो गई। तो ऐसा पीटीआई नहीं कर रही। तो पीटीआई की सबसे ज़्यादा तादाद इस वक्त वकला की है पीटीआई में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ब्लंडर्स हैं वो भी यानी कुछ में तो है ना कि वो लीगल उनकी स्ट्रेटजी ठीक भी थी, तो बल्ला उनसे ले लिया गया, सारी चीज़ें हुई, मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। लेकिन आप देखेंगे अभी तक उनको वहाँ से हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से मखसूस नशिस्तें ना मिलने वाली कॉपी नहीं मिल रही, उसके ऊपर कोई उनका वो नहीं है। इलेक्शन कमीशन के अंदर वो नहीं जा रहे कि ये चीज़ें हैं, कोई चीज़ नहीं है। फिर एक चीज़ और आपको बताऊँ, ये मेरे सामने मौजूद है कि राना फराज नून साहब लोधना से, जिनकी सीट अब तकरीबन छीनी ली गई है, इनके मामले में क्या हुआ। और ये वो चीज़ें जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो पीटीआई नहीं हाईलाइट कर सकी। और क्या हुआ कि 25 फरवरी को सोशल मीडिया के ज़रिए इनको राना फराज नून साहब को पता चला कि आपकी कल जो है वो सोमवार के दिन 26 फरवरी को गिनती होगी। शाम 6-7 बजे पता चला। अगले दिन सुबह वो गए तो पता चला जनाब, उनको अंदर से पता चला कि कल रात कोई डब्बे खुले और वारदात डाल दी गई है। उसके बाद वो रिकाउंट शुरू हो गया। रिकाउंट जब शुरू हुआ तो वो बहावलपुर बेंच चले गए, हाई कोर्ट का जो बहावलपुर बेंच है, वहाँ से स्टे ऑर्डर ले आए। स्टे ऑर्डर जब वो अंदर ले जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने व्हाट्सएप किया स्टे ऑर्डर दिखाया गया आरओ को। उसने क्या किया, उसने कहा लानत भेजो रिकाउंट पे। उसने सीधे ही फॉर्म 47 नया तैयार किया और ठग करके उसने जारी कर दिया। उसने कहा जनाब कि राना फराज नून के वोट 1,35,000 से कम करके 1,20,000 कर दिए गए, 14,000 मुस्तरद कर दिए गए, और जो मुखालिफ उम्मीदवार अब्दुर्रहमान कांजू हैं उनके 200 सिर्फ वोट जो है वो मुस्तरद किए गए। उसके बाद ये दोबारा हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के जज ने आरओ को तलब किया, तलब करके और उन्होंने इलेक्शन कमीशन का रिकाउंट का फैसला कलअदम कर दिया। उसके बाद ये फिर क्या होता है कि एक जज साहब का स्पेशल ट्रांसफ़र होता है, जो मुझे राना फराज नून साहब ने बताया। एक जज साहब का स्पेशल ट्रांसफ़र होता है बहावलपुर बेंच में। वो जज साहब आते हैं खुसूसी तौर पर, इंटर कोर्ट अपील दायर होती है, उन जज साहब के सामने जाती है और जज साहब क्या करते हैं कि सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हैं। और अब यह है कि इनका कल नोटिफिकेशन होने जा रहा है, कल या परसों अब्दुर्रहमान कांजू साहब का इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है। लेकिन अब इन्होंने आज दरख्वास्त दायर की कि जनाब ये आप स्टेटस को बरकरार रखें, इनका भी नोटिफिकेशन ना हो, हम भी डी सीट ना हो। और क्योंकि अब तारीख डाल दी इंटर कोर्ट अपील में 16 अप्रैल की, अब इनकी दरख्वास्त पे आज एतराज़ लग गए। एतराज़ इन्होंने दूर किए तो अब सोमवार के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। लेकिन
उससे पहले इलेक्शन कमीशन कर देगा। लेकिन आपको ये खबर देता चलूँ कि अब राना फराज नून साहब के हाथ कोई चीज़ें लगी हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो ये कह रहे हैं कि वो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं और कल वो शायद कल या परसों सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लें और वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे जो उनके पास बड़ी इंपॉर्टेंट आई हैं कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस मिलकर खेल रहे हैं नून लीग के हक में और क्या वारदात डालने जा रहे हैं। अब आ जाएं, एक और इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करनी चाहिए हमें। वो यह है कि भारत की वारदात एक पकड़ी गई है। भारत ने किराए के गुंडे रखे हुए हैं पूरी दुनिया में, अक़लियतों के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल करते हैं जो रॉ के साथ काम करते हैं। और जब अब वो पकड़े गए हैं, पहले आपने देखा कि वो वहाँ पे पकड़े गए थे कनाडा में, और अब ये अमरीकी एक थे सिख रहनुमा, उनके जो कत्ल की साजिश है उसमें भी एक भारतीय जो है वो मुलविस है। लेकिन भारत ने अब उसको डिसऑन कर दिया है कि ये है भारतीय लेकिन ये कोई हमारी रॉ के साथ काम नहीं कर रहा था। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट शाया की है, बड़ी कवरेज इसको दी जा रही है, और इसमें बताया गया कि भारत ने अंदरूनी तौर पर इस सारे वाक़े की तहकीकात की हैं और भारतीय हुकूमत की तहकीकात के मुताबिक अमेरिका में एक सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में भारतीय हुकूमत के जो है वो बदमाश जो लोग थे, बदमाश हुकाम जो थे, रोग एजेंट्स जो थे, वो मुलविस थे। और भारतीय उन्होंने कहा है कि और ये भी आपको बता दूं कि जो ये सिख रहनुमा थे, भारतीय हुकूमत के बदमाश जो करिंदे थे, इन्होंने जिस सिख रहनुमा को निशाना बनाया है वो अमरीकी शहरी तो था ही, लेकिन वो मोदी का बहुत ज़्यादा नाकिद था और सिखों की आज़ाद रियासत का हामी था, और भारत ने उसको पन्नू को दहशतगर्द जो है वो करार दे रखा था, यानी भारत ने उसको दहशतगर्द करार दे रखा था, और अब एक भारतीय उसकी कत्ल की साजिश में मुलविस है और ये सारा हुआ। तहकीकात के मुताबिक भारतीय हुकूमत के इन बदकुमाश हुकाम को अलहदगी पसंद सिख रहनुमा के कत्ल का टास्क हुकूमत की जानिब से नहीं दिया गया था, बल्कि वो अपनी मर्जी से अमरीकी सरजमीन पर सिख लीडर के कत्ल के लिए मुतहरक हुए थे। मतलब उनको क्या ज़रूरत थी? तो है भारत पीछे, लेकिन भारत अब कह रहा है कि नहीं हम नहीं थे, ये था हमारा शहरी लेकिन हम इनके पीछे नहीं थे। भारत ने की इन तहकीकात से ये साबित होता है कि उसकी खुफिया एजेंसी रॉ के एहलकार ऐसे बदमाशों का रूप धार चुके हैं जो दुनिया भर में कत्ल गारतगरी और दहशतगर्दी का बाजार गर्म किए हुए हैं। बैकग्राउंड यह है कि नवंबर 2023 में फाइनेंशियल टाइम्स ने इंकशाफ किया था कि अमेरिका ने अलहदगी पसंद ये जो सिख रहनुमा थे इनके कत्ल की साजिश को नाकाम बना दिया है। और हमले के कुछ दिन बाद अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स ने कहा था कि सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की हिदायत भारतीय हुकूमत के एजेंट ने दी थी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स ने भारतीय हुकूमत के एजेंट को जो है वो सीनियर फील्ड ऑफिसर के तौर पर बयान किया था, जिसे सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस के फ़राइज़ तजवीज़ किए गए थे। उसके बाद भारतीय हुकूमत के इस एजेंट ने एक भारतीय शहरी को सिख रहनुमा के कत्ल का इंतजाम करने की हिदायत दी थी, और साथ ही ये जो पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है कि किस तरह से हुआ। और आपको पता है इससे पहले पाकिस्तान भी बहुत सारी शवाहिद जो है वो रख चुका है सामने, लेकिन मसला ये है कि भारत के खिलाफ आलमी सतह पर उस तरह की कार्रवाई नहीं होती जो होनी चाहिए थी। तो ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में और बहुत सी तफसीलात हैं, बहुत सी चीज़ें मैंने ट्वीट भी की हैं, वो भी आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। और ये बिल्कुल इसके पीछे रॉ थी, और रॉ ये कर रही है कि किराए का कातिल उन्होंने रखे हुए हैं और वो अपने जो भारत पे तनकीद करने वाले हैं, जो अपना हक मांगने वाले हैं, उनको कत्ल करवा रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त जो भारत की दहशतगर्दी है उस पर एक तूफान खड़ा हुआ है, और साथ ही ये जो इनके इस वक्त अमेरिका, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक चर्चे हैं भारत की जो है वो दहशतगर्दी के। और ये बात अब साबित हो गई है कि भारतीय सरजमीन जो है वो उस साजिश वहाँ पे भारत की सरजमीन पर तैयार हुई जो अमरीकी शहरी है उसको कत्ल करने की। तो ये जनाब सूरत हाल है। तो आप देखते हैं इस हवाले से क्या होता है। इससे पहले कनाडा में भी एक सिख रहनुमा जो है उसको कत्ल किया गया था, और उस पर काफ़ी आपको पता ही है कि काफ़ी उसके ऊपर बात हुई थी इंटरनेशनली भी, और कनाडा ने भी बहुत प्रोटेस्ट किया था। तो देखते हैं जी इनकी किराए के कातलों की गुंडागर्दी जो है इसके पाकिस्तान से अमेरिका तक चर्चे हैं, और भारत साबित हो रहा है एक के बाद एक। पहले पाकिस्तान कहता था तो कोई नहीं मानता था, कनाडा भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है कि जनाब ये कातिल हैं और ये किराए के कातिल इन्होंने रखे हुए हैं, रॉक ये काम कर रही है। और ये है इसका मोदी की हुकूमत का असल मकरूह चेहरा जो खुलकर सामने आ रहा है, बेनकाब हो रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासर। अल्लाह हाफिज़।